नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अब इस वीडियो में हल करते हैं हम प्रश्न संख्या 7 का का से। और ये जो 7वां सवाल है, प्रत्येक सवाल 6 अंक का होगा और इसमें एक ऑप्शन हमें यह मिलेगा कि एक अथवा भाग में मिलेगा हर एक सवाल में। ठीक है, तो इसमें से केवल हमें 2 सवाल करने होते हैं, चाहे जैसे का नंबर करिए या का अथवा भाग, या तो खा करिए या तो खा का अथवा भाग। ठीक है, तो चलिए इसको बारी बारी से हम पूरे का और अथवा भाग, खा और अथवा भाग दोनों हल करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम प्रश्न पत्र को हल करवा रहे हैं। तो चलिए हल करते हैं हमारे साथ। तो देखते हैं इसमें का पहला भाग जो है वो क्या कहता है। कह रहा एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमसे धारा की चाल पूछी गई है, तो महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले देखो हमसे क्या पूछा है, धारा की चाल। तो यही चीज़ हम मान लेंगे। ठीक है, हल करने में यही चीज़ मान लेंगे और लिखेंगे माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये इतना मान लिया। अब एक चीज़ समझो, यहाँ से क्या कहा है, धारा की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और एक नाव की चाल जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी नाव की हमें चाल दे दिए हैं। तो कौन सी चाल दी है? स्थिर जल में। यानी स्थिर जल में नाव की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये स्थिर जल में हमें चाल पता है। अब एक बात समझिए, जब जिस ओर को धारा चल रही है उसी दिशा में जब नाव चलेगी तो ये दोनों चालें जुड़ जाएंगी, और अगर धारा के विपरीत दिशा में चलेंगी तो नाव की चाल में से धारा की चाल घटेगी। तो ये दोनों की हम सापेक्ष चाल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोनों चीज़ें हमने लिखी भाई। जब यहाँ पर जब भी नाव और धारा का ऐसे सवाल हो तो उनमें चालें हमेशा सापेक्ष चाल ही ज्ञात करी जाती है। जब नाव की दिशा में जाएगी तब सापेक्ष चाल जुड़ेगी, और जब विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल घटेगी। अब इन्हीं चालों से सवाल हल होगा, ये बात को ध्यान रखिए। अब बचा जो वो है समय निकालेंगे। अब देखो दूरी हमें पता है कितनी, 12 किलोमीटर दूरी है। तो एक बस चीज़ याद रखिए, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, ये याद रखिए। अब यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कह रहा है जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर धारा 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो ये हमें समय दिया गया है, तो इसलिए ही समय का सूत्र लगा रहे हैं। यानी दोनों, क्योंकि दोनों का समय में ही अंतर हो रहा है, तो उन्हीं समयों को ही हम बराबर कराएंगे। कैसे? तो देखो जब धारा की दिशा में जाने में लगा समय, ये निकाल लो पहले काम। ठीक, धारा की दिशा में जाने में यानी कितना, 12 किलोमीटर जा रही है, तो 12 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर। ठीक, तो समय बराबर देखो ये सूत्र हम लिख चुके हैं। तो समय बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। ठीक, तो दूरी बटे चाल। तो इस समय को हम v1 से या t1 से चलो शो कर ले रहे हैं, या कैसे भी आप कर सकते हैं। t1 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितनी है? 12 बटे चाल, यानी धारा की दिशा में चाल कितनी, 5 + x निकल कर आई, तो 5 + का x, ये हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से, और समय काय में है? घंटे में। अब धारा की दिशा में,
ये भी निकाल लो, धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर। इस समय को सूत्र हमेशा समय का यही लगेगा, दूरी बटे चाल। तो इस दूरी को हम क्या T2 लिख लें, बराबर दूरी क्या है, दूरी तो 12 किलोमीटर ही है, और चाल क्या है 5 माइनस का x, ये हो जाएगी। अब ये समय और ये समय दोनों ही बराबर नहीं है, क्या है, दोनों में अंतर कितने का, 1 घंटा का अंतर है। यानी ये समय जब विपरीत दिशा में जा रहे तो इसमें 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, इसमें 1 घंटा कम लग रहा है, ठीक। तो ऐसा हम करते हैं, तो ये समय ज़्यादा है तो इसको हम इस धर लिखे लेते हैं। तो यहीं से हम कर देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या कहता है, देखो प्रश्न यहाँ से कह रहा है 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने तथा वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। यानी प्रतिकूल जब जा रहा है तो 1 घंटा अधिक समय लग रहा है, ठीक। तो प्रतिकूल जाने वाला समय कौन है, ये है T2। तो हम इसको लिख सकते हैं T2 बराबर T1। अभी ये बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि T2 में समय ज़्यादा लग रहा है और इसमें लग रहा है कम। तो इन दोनों को बराबर कराने के लिए या तो इसमें से हम 1 घंटा घटा दें या तो इसको इसमें 1 घंटा जोड़ दें, तो इसी में 1 हम ऐड कर देते हैं। अब दोनों के रख दो मान, तो T2 का मान निकल कर आया 12 बटे 5 माइनस का x बराबर T1 का है ये 12 बटे 5 प्लस का x, ठीक, और ये प्लस का 1, ये रहे। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 12 बटे 5 प्लस का x, और ये माइनस वाला ये पहले लिखना है, उसको इधर ला रहे हैं ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12 बटे 5 प्लस का x, और इधर कितना बचेगा, बराबर 1। अब इनका ले लो एलसीएम, ऊपर से 12 कॉमन मिलेगा, तो 12 हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपान, ये देखो 5 माइनस का x, और बीच में ये माइनस है तो माइनस 1 अपान 5 प्लस का x बराबर 1, ये रहेगा। अब थोड़ा पेज बदल लेते हैं। अब देखिए इधर देखिए, ये हो गया 12 कॉमन है तो हम इसको लिखेंगे 12 इंटू, अब देखो इसका इधर गुणा इसका इधर, तो ये 5 प्लस x का इधर गुणा 5 प्लस का x, अब माइनस लगा ये तो माइनस एज इट इज लिखेंगे माइनस, और ये 5 माइनस x, 5 माइनस x, और नीचे का यानी नीचे क्या है 5 माइनस का x, और एक ब्रैकेट में 5 प्लस का x, और ये ब्रैकेट बन बराबर कितना है 1, ठीक। अब ये ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा 12, मतलब n क्लोज, मतलब इसको ओपन करेंगे तो देखो ये 5 प्लस का x, ठीक, माइनस ये 5, और ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस का x। अब ये देखो ब्रैकेट ओपन करने में अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा हो जाता है, यानी सारे के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो नीचे हो जाएगा 5 का 5 में गुणा, यानी ये a माइनस बी का सीधे होल स्क्वायर लगा, a माइनस बी का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 25 माइनस का ये x स्क्वायर बराबर इधर रहेगा 1, तो ये इधर चल रहा है 12, ठीक, इंटू, अब इसका हम इधर गुणा करा लेंगे, और इसमें 5 ये 5 कट गए तो ये बचा 1 1 2, तो इंटू 2x बराबर, इसका इधर सीधे गुणा करा रहा तो ये आ जाएगा 25 माइनस का x स्क्वायर। तो अब देखो ये 12 दूना 24, 24x बराबर ये आ जाएगा 25 माइनस का x स्क्वायर। अब ये देखो x स्क्वायर का जो इधर चीज़ है वो है माइनस में, तो इनको ही उठा कर के इधर ले आओ, तो ये पहले ला रहा है तो आ जाएगा ये x स्क्वायर, ठीक, प्लस के ये 24x लिखे ही हैं,
और 25 को इधर लाओ तो माइनस का ये आ जाएगा 25 बराबर 0। ठीक, अब देखो 25 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 25 आ जाए, नहीं घटाने पर 24 बचना है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 25 से कम 25 यानी 25x माइनस के केवल 1x। ठीक है ना, तभी तो 24 बचेंगे एक जब घटाएंगे। और ये माइनस का ये 25 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये गुणांक हम कैसे कर रहे हैं समझने के लिए एक चीज़ देखो। हम कितने से 25 से 25 को काटना है, 25 के जिसमें घटाने पर तो इसको हम 25 से ही काट पाएंगे, 25 से कम 25। ठीक, तो 25 और गुणनखंड 1 बना। तो अब बताओ 24 लाने के लिए हम क्या करें, इसको माइनस का है तो ये लिखेंगे, तो तभी तो 25 और ये माइनस का 1 तभी तो आएगा ना। ठीक, तो ऐसे गुणनखंड हमने लिख लिए हैं। अब देखो इतने से x कामन ले लो, तो x कामन तो अंदर आ जाएगा x प्लस का ये 25। अब यहाँ से -1 कामन तो अंदर जाएगा x प्लस का 25 बराबर 0। अब ये आ गए x प्लस 25 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो करेंगे, यदि x प्लस 25 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -25। और -25 ये क्या है, हमने देखो इधर माना था ये धारा की चाल, और चाल कभी भी ऋणात्मक होती नहीं है, तो ये तो हो जाएगा अमान्य अमान्य। ठीक, अब एक बार इसको ले लो, यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। ठीक, x बराबर 1 यानी यही जो है ना ये हो जाएगी धारा की चाल। तो हम लिख देंगे अतः धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। अगला जो सवाल है देखो क्या कहता है यहाँ पर, कह रहा है यानी अथवा भाग 7 का कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। ये सवाल में हमसे कहा है। तो चलिए हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले जो हमें समीकरण दिए हैं उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो समीकरण हमें दे रखा है, समीकरण है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें क्या कहा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमें प्रकृति ज्ञात करना हो तो सबसे पहला काम है कि इसका हम विविध कर ज्ञात करेंगे, और विविध कर ज्ञात करने के लिए ABC के मान निकालना होता है, तो मान निकालेंगे। तो देखो a का मान कैसे निकलेगा, a का मान जो होता है x समीकरण में देखेंगे x² का गुणांक क्या है, तो जो भी गुणांक होगा वही a का मान होता है, यानी जैसे 2। ठीक, कामा b का मान कैसे निकालेंगे, b का मान होता है x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पर -6 तो -6, और c होता है अचर पद, अचर पद क्या है 3, तो ये आ गया। ठीक, अब लिख लेते हैं विविध कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यानी विविध कर क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac। तो बस इसी में रख देंगे मान, b का मान है -6 तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 2 इंटू सी का मान है 3। तो देखो 6 का वर्ग होता है 6 36 माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24 माइनस के ये 24, तो ये आ गया 36 माइनस 24, तो बचे कितने 12। तो यहाँ पर d बराबर आ गया 12। ठीक, तो एक बात समझो, अब ये d जो है ना 0 से तो बड़ा है, और जब भी d का मान यानी विविध का जो होता है हमारा d से बड़ा यानी 0 से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम दिखा देंगे, चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए दोनों मूल वास्तविक होंगे।
वास्तविक होंगे। तो मूलों की तो प्रकृति हमें पता चल गई कि ये मूल हमारे जो हैं ये वास्तविक हैं। तो अब देखो यहाँ से हमने ये ज्ञात कर लिया, ठीक है, कि पता चल गया जब भी डी का मान यानी विविध कर 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक होते हैं। तो ये हमने लिख दिया, ठीक। अब देखो सवाल में और आगे क्या कहा है यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। यानी अब मूल वास्तविक हैं तो ये तो पता चल गया, तो अब इन्हें ज्ञात भी करना है। तो ज्ञात करने के लिए इसमें देखो 6 दूनी 3 दूना 6 के ऐसे गुणनखंड करो, उनको जोड़ा जाए तो 6 आ जाए, ऐसे तो गुणनखंड होंगे ना। तो इसको श्रीधराचार्य सूत्र से ही हल करेंगे। तो वो सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र से हम लिखे दे रहे हैं, या अब इसको लिखाता जाता है द्विघाती सूत्र से, ठीक। तो द्विघाती सूत्र क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। तो अब देखो माइनस बी का मान हम ये पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो कितना है -6। तो -6 फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका ये मान निकल कर आया है 12, सीधे 12 रख देते हैं, ठीक है। और पूरे बट्टे क्या होता है, अच्छा यहाँ लिखा नहीं, तो 2a होता है। तो 2 इंटू ए का मान कितना है 2, तो ये आ जाएगा x, चलो x बराबर यहाँ ये हो जाएगा 6। देखो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस का गुणा हो जाता है सदैव प्लस, फिर प्लस माइनस अंडर रूट। देखो 12 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 3, ठीक। और अपान पूरे को 2 टू द 4, या 2 गुणा 2 ही लिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर, अब देखो इससे अंडर रूट 4 जो है ना उसको बाहर निकाले तो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, यानी 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपान 2 इंटू 2। तो अब ऊपर से क्या करो, 2 ले लो कामन, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2 कामन ऊपर से, 2 अंदर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपान 2 इंटू 2 से 2 कैंसल आउट, तो यहाँ से x बराबर आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपान 2। और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी जो मूल ज्ञात करने को कहा था तो वो मूल यही आ गए, ठीक। तो आशा ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखेंगे अगला, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 का खा। तो 7 के का खा का ये जो है फर्स्ट नंबर है, ठीक। फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, यदि चित्र में यदि BD लंब AC और CE लंब AB है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज ADB के। ये हमें चित्र दिया गया है, तो इस चित्र को बना लेते हैं सब। तो देखो चित्र बन गया। अब सबसे पहले हम वो चीज़ लिखेंगे जो इस सवाल में हमें दी गई है। क्या कहा है, BD लंब AC, तो ये चीज़ हम एज इट इज़ लिखेंगे। BD लंब किस पर है, देखो ये BD है, AC पर लंब है, ये भी हमें चित्र में देखते चलना है, तो हम लिखेंगे AC, ठीक। और आगे क्या दिया है, CE लंब AB, यानी देखो ये CE है और ये AB पर लंब है, तो ये भी लिख लो CE लंब AB लिख लिया। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, बस अब सिद्ध करना है सीधे। तो अगली हेडिंग हम डालेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज ADB के। चलो ये लिख लिया। अब लास्ट में बचा जो है वो है उपपत्ति। इतना करने के बाद हम उपपत्ति करते हैं, ठीक। तो उपपत्ति में देखिए हमें कुछ इधर उधर का नहीं देखना, बस एक चीज़ ये ध्यान दे दो कि त्रिभुज हमें कौन सा लेना है, AEC, यानी AEC, ये देखो AEC, ये AEC और ADB यानी ADB, ये त्रिभुज लेने हैं।
तो बस कुछ ना करिए, यही दोनों त्रिभुज ले लो। त्रिभुज ए ई सी व त्रिभुज ए डी बी में। अब देखो ए ई सी, एक बात देखो ये बन का रहा कहाँ से रहा, ए ई सी ये बना और ए डी बी। तो अब इनमें रेस्पेक्ट देखिए, ए ई सी और ए डी बी दोनों में अगर देखा जाए कोण ए ये जो है उभयनिष्ठ है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो कोण ए बराबर कोण ए, क्यों बराबर है भाई, इसका कारण हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ठीक, ये। और देखो अगर हम बात करें पहले ए ई सी की, है ना, ए ई सी की, तो कोण ए ई सी, कोण ए ई सी बराबर कोण ए डी बी, कोण ए डी बी होगा, कोण ए डी बी। अब ये क्यों होगा, तो अब देखो ए ई सी क्या है, 90 अंश का कोण है, और ए डी बी क्या है, 90 अंश का कोण है। तो हम कारण में लिख सकते हैं प्रत्येक 90 अंश। अब किसी भी त्रिभुज के दो कोण यदि आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण निश्चित तौर पर बराबर होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं ए समरूपता से, तो ए समरूपता लगा देंगे। तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। और यही तो हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया। तो अंग्रेजी में लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, तो अब इसका सेकंड नंबर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका अगला नंबर जो है वो क्या कह रहा है। यहाँ सवाल ये दिए हैं, खा नंबर पर ये है, ये देखिए कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चित्र नहीं दिया है, सवाल हमें चित्र अपनी तरफ से बनाना। कहा एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एसी बराबर बीसी। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बना लेना है, तो उसको इस तरीके से नाम देना, जैसे ए सी बराबर बी सी है, तो हमने क्या किया, सी को ऊपर कर दिया। तो ये देखो ए सी और ये बी सी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, अब कहा यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो सबसे पहले वो चीज़ें लिख ली जो हमें दी गई हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी और ए पी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये चीज़ें दी गई थी, तो इतना लिख लिया। अब क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है हमें क्या करना, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये जो था लिख लिया। अब देखिए उपपत्ति करते हैं, उपपत्ति सिद्ध करने में हम उपपत्ति ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उपपत्ति करने के लिए क्या लिखेंगे, इसको लिए लेते हैं, ये जो दे रखा है सबसे पहले इसी से हम हल करेंगे। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखे हैं, 2ac स्क्वायर, ये है। तो अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर दो बार, अगर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 2ac लिखा तो एक ए सी दो बार लिख लिए। ठीक, अब देखो एक चीज़ और देखो इधर, चूंकि हमें दे रखा है ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर क्या है बी सी, तो हम इसलिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर एक ए सी को तो बनाए रखो, ठीक है ना, तो ए सी स्क्वायर प्लस एक ए सी बराबर क्या है बी सी, तो एक ए सी के बराबर में रख दो बी सी स्क्वायर, हमने रख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है, यही तो होता है, तो हम यहीं लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, विलोम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय ये होती है,
यदि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का वर्ग उसकी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के योग बराबर हो, तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर आ गई, तो इसका मतलब है ये समकोण त्रिभुज होगा। तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हो गया प्रूव्ड। ठीक, तो अगला नंबर अब सवाल देखेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 के खा का अथवा भाग। अथवा भाग का फर्स्ट नंबर जो है वो क्या कहता है, वो यहाँ पर कह रहा है समबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसकी भुजा ए है, सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई a√3/2 है। तो इसकी प्रत्येक भुजा में कितनी दे रखे हैं, ए ये दे ही दिया है। ठीक, तो दिया हमें, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, जिसकी, तो समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है कि ये ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, सबके बराबर क्या है, ए। ऐसे लिख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ये भी हेडिंग डाल लेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसकी ऊंचाई तो पता नहीं है, तो ये हमें मान लो ये इस तरीके से देना होगा। ठीक, यानी इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम टी, ए डी, यानी सिद्ध करना है, इसको हम ए डी बराबर लिखे ले रहे हैं, ए डी बराबर a√3/2, यही तो सिद्ध करना है इसकी ऊंचाई। तो ये हो गया। तो अब हम करते हैं उत्पत्ति। ये एक प्रमेय है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक, ऊंचाई की इसमें बात नहीं की, लेकिन कोई ना कोई ऊंचाई जरूर होगी। तो इसमें हम दिया है, में ही लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा है, चित्र में कर दिया, बहुत है। ठीक, तो अब एक चीज़ समझिए, जब ये देखो प्रत्येक भुजा एच है, ए है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या होगी, ये इतनी दूरी, इसको हम यहाँ से काट के थोड़ा नीचे शो कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ये है ए, तो ये इतनी क्या हो जाएगी, a/2। ऐसा क्यों होगा, तो देखो एक चीज़ समझ लो कि ये जो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब उसकी एक माध्यिका का भी काम करता है। ये चीज़ हम यहाँ दिखाई देते हैं, चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक लंब उसकी माध्यिका भी होती है, इसलिए बी डी बराबर सी डी बराबर क्या हो जाएगा, a/2। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिख लिया a/2। तो अब एक देखो, यहाँ से हमें एक समबाहु त्रिभुज नहीं, एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो अब यही ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा, ए बी डी में, ए बी डी में क्या लगा रहे, पाइथागोरस प्रमेय लगाए देते हैं, पाइथागोरस। अभी पिछले प्रश्न में ये हल हुई है प्रमेय से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग। तो कर्ण ये है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जब तक आप प्रमेयों का स्टेटमेंट नहीं याद रखेंगे, हल करने में कठिनाई होगी। तो कर्ण देखो यहाँ पर क्या है, ए है, तो a² बराबर लंब क्या है, AD है, तो AD² प्लस आधार क्या है, a/2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो a², इसको इधर ले आओ, तो माइनस का a² बाई कितना हो जाएगा 4, तो बराबर AD²।
तो इसको सीधा करके इधर लिख देते हैं, 8a² बराबर इसका एलसीएम ले लो तो 4 का इधर यानी 4a² माइनस का a²/4 ये रहेगा। तो यहाँ से 8a² बराबर 4 में 1 घटा दो बचेगा 3 तो 3a²/4। ठीक, तो इसका ले लो वर्गमूल। तो जब हम वर्गमूल लेंगे तो 80 बराबर देखो a जो है इसका क्या वर्गमूल हो जाएगा a, केवल a। अब 3 का वर्गमूल हो जाएगा √3 और नीचे 4 है तो 4 का वर्गमूल होता है 2। और यही तो हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया। तो यहीं पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, तो इसका सेकंड नंबर भी देख लेते हैं। अब देखिए इसका सेकंड नंबर क्या कहता है। कह रहा है समबाहु त्रिभुज नहीं त्रिभुज एबीसी की भुजा AC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण AC भी बराबर कोण ABD। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। ठीक है ना। तो सवाल को पढ़ना और पढ़कर पहले चित्र बनाना कितना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का। ABC एक त्रिभुज हो गया। ठीक, अब आगे पढ़िए। कह रहा है कि भुजा AC पर, तो AC भुजा कौन हुई, ये हुई AC पर का D बिंदु D इस प्रकार स्थित है, यानी यहाँ पर कोई बिंदु D ये स्थित है। ठीक, स्थित है। फिर कहा है इस प्रकार स्थित है कि कोण ACB यानी ACB बराबर कोण होगा ABD। तो देखो ABD कहा है ना, ABD तो इसका मतलब है B को D से मिलाया गया होगा इस तरीके से, तभी तो कोण बराबर होगा भाई ACB बराबर कोण ये ACB और बराबर होगा कोण ABD यानी कोण ये ABD ये बराबर है। ठीक, तो कहा है तो सिद्ध की थी त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज इसके। तो इसमें भी कुछ खास नहीं करना, जो त्रिभुज हमें दिए हैं वही त्रिभुज ले लेते हैं। तो हम ले लेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADB में हमें यह भी नहीं सोचना कि हमें किस रेस्पेक्ट में चलना है। ठीक, बस सिद्ध करना है। बस एक बात देखो ABC, तो ABC में कोण A आ रहा है ये, ठीक, कोण ये, और ADB में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, तो यही दोनों त्रिभुज हम ले लेंगे। तो लिखो कोण नहीं कोण A बराबर कोण A, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है कि नहीं, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। अच्छा, उभयनिष्ठ हो गया। अब देखो और हमें ये दिया कौन सा है, कोण ACB। कोण ACB बराबर दे रखा है कोण ABD। ये क्यों बराबर है भाई, इसको कारण में लिख देना, हमें दिया है पहले ही दे दिया है। तो बस दो कोण किसी भी त्रिभुज में यदि बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर ही होगा। ठीक है ना। तो डबल ए समरूपता लगा दो। तो ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABD के। और यही तो हमें सिद्ध करना था। तो सवालों को हल करने से पहले देख लीजिए कि किस में कितना कम समय लग रहा है, उसी सवाल को हल करें। ठीक है ना। यदि आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छे से ये हमारा सजेशन है। तो आगे के जो अनसॉल्व पेपर्स के हैं उनको भी हम जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। तो आप एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही अब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। कोई आपकी प्रतिक्रिया हो तो उसको कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाने का भी प्रयास करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।